Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. पहले हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में. देन ILO की एक रिपोर्ट ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन ट्राई की एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्पैम को कंट्रोल कर रही है. देन वी गोना टॉक अबाउट वाटर हाइसेंथा जो कि एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है एंड ये इंपैक्ट कर रही है केनिया की एक लेक के ऊपर, इस पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही है. देन लास्ट में हम बात करेंगे ओली रिडली टर्टल्स की. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. पहले बैंक्रप्सी बोर्ड के और या कोड के बारे में हम समझ लेते हैं. मान लीजिए एक ये कंपनी है, इसका नाम है ABC एयरलाइंस. अब हुआ ये कि ये कंपनी जो है वो लॉस में जा रही थी एंड इस कंपनी के ओनर ने डिसाइड किया कि ये अपनी कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं ताकि जो भी जितना भी इन्हें पैसा वापस देना है, मान लीजिए बैंक्स का या क्रेडिटर्स का, वो पैसा वापस देके कुछ पैसा बचेगा तो उससे ये कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सके. अब इसके लिए हमने एक कोड बनाया जिसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहा जाता है. ये एक्चुअल में इंडिया के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बढ़ते हुए खराब लोन को ठीक करने के लिए बनाया गया था. अब देखिए इसमें हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि जो मैटर्स ये रिजॉल्व कर रहा था उसमें डिलेज देखने को मिल रहे हैं एंड कई बार आपको क्रेडिटर हेयरकट क्या होता है एंड क्यों ये डिलेज देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है. एक्चुअल में 2016 में हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेके आए थे, जहां पर हमारा मकसद ये था कि हम बढ़ते हुए एनपीए को खत्म करें, टाइम बाउंड मैनर में पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस डिजाइन करें सो दैट एसेट्स की इफेक्टिव जो आउटकम है उसको हम कैश इन कर सकें. देन क्रेडिटर्स को उनका पैसा वापस मिल सके. विद दीज थ्री ऑब्जेक्टिव हमने इस पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को डिजाइन किया. अब इसमें एक चीज आती है हेयर कट इंसॉल्वेंसी. अब यहां पर हेयर कट इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब आपकी रिकवरी अमाउंट बहुत कम हो जाए एज कंपेयर टू व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट. लेट्स से एक एयरलाइन थी, इसके एक प्लेन की कीमत थी मान लो 10 करोड़ रुपए, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं. लेट्स से 10 करोड़ रुपए का ये प्लेन था. अब ये प्लेन डॉकयार्ड में खड़ा है 2 से 3 साल से, तो यहां पर इसकी फंक्शनल एफिशिएंसी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इस 10 करोड़ के प्लेन के शायद हो सकता है 1 करोड़ या उससे भी कम कीमत मिले. तो हेयर कट आपका वहीं पर आपका एक्ट करता है. हेयर कट का रेफरेंस है कि रिडक्शन इन रिकवरी अमाउंट दैट क्रेडिटर फेस कंपेयर टू द ओरिजिनल डेट. कि भाई जो उसको वहां पर उसने 10 करोड़ का यहां पर डेट दे रखा था, उधार दे रखा था, अब उस एसेट की कीमत घट गई है तो उसको अब पैसा भी यहां पे कम मिल रहा है. अब हेयर कट को हमने समझा, अब डिलेज के रीजंस को समझते हैं. डिलेज हो क्या रहे हैं पहले उसे देखिए. देखिए 49% जो केसेस है उसमें आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं मैटर 330 डेज के अंडर विद इन 1 ईयर. बट 36 से ज्यादा ऐसे मैटर्स हैं जहां पर आप 2 साल से ज्यादा का टाइम ले रहे हैं, 2 साल के आसपास का. एंड 26% केस ऐसे रिकवरी के जहां पर 2 साल से भी ज्यादा का समय लग रहा है. तो मतलब यहां पर यह है कि आप जितना टाइम ज्यादा लगाएंगे एसेट की वैल्यू उतनी डेप्रिशिएट करेगी. तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि जो डिलेज पहले हम सोच रहे थे कि 300 दिन के अंदर इंसॉल्वेंसी का पूरा प्रोसेस हम खत्म करेंगे, अब आज की डेट में 700 से ज्यादा दिन यहां पर लग रहे हैं एंड लिक्विडेशन के केसेस में ज्यादा समय लगने की वजह से आप ये देख रहे हैं कि भी रेजोल्यूशन जो प्लान है फ्रीक्वेंटली फेल कर रहे हैं. देन इसके अलावा बहुत ज्यादा हेयर कट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है. हेयर कट मतलब जो वैल्यू है किसी भी एसेट की वो इरोड कर रही है एंड क्रेडिटर्स का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसमें जेप्रोडाइज हो रहा है, वो प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं. अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड किया सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट में, जहां पर इन्होंने डिस्क्रिशनरी पावर दी नेशनल कंपनी जो आपका लॉ ट्रिब्यूनल है इनको 14 डेज की. अब इसकी वजह से फ्रिक्वेंटली डिले होने लगे हैं जो आपके इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केसेस है उनमें. प्लस इसके साथ साथ यहां पर कई बारी जो डेट देने वाले हैं वो लिटिगेशन की टैक्टिक्स को अपनाते हैं ताकि डेट को रेजिस्ट कर सके.
मतलब कहीं ना कहीं वो डिले करते हैं पूरे प्रोसेस को, जिसकी वजह से जो वैल्यू है किसी भी एसेट की वो इरोड करती है। मोर ओवर यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि इनके पास वर्कफोर्स की शॉर्टेज चल रही है, जहां पर अगर आप देखें ह्यूमन रिसोर्स तो है ही नहीं, बट जो है भी वो भी प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है। एंड मोर ओवर 20,000 से ज्यादा केसेस का यहां पर पेंडेंसी ऑलरेडी आपका चल रहा है, तो जिसकी वजह से भी आपको फ्रीक्वेंटली डिलेज देखने को मिल रहे हैं यहां पे। अब इन सभी चीजों में आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ने इन पूरे चीजों को एड्रेस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जा सके एंड एक सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को हम यहां पर क्रिएट कर सके। ई कोर्ट इनिशिएटिव, जहां पर डिजिटलाइज कर दिया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज जो आपको देखने को मिल रहे थे वो कम हो सके और ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो सके। मोर ओवर हमने यहां पर रेगुलेट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को भी फॉर्मुलेट किया है ताकि ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब इन एडिशन टू दिस वी आर आल्सो फोकसिंग अपॉन इंक्रीजिंग द बेंच स्ट्रेंथ, जहां पर हमने जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स है इनकी बेंच स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं लाइक बूस्ट कर रहे हैं सो दैट जो बैकलॉग्स हैं उनको कम कर सके। एंड इसके साथ साथ हम यहां पर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं ताकि इस पूरे प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सकें। अब देखिए यहां पर कुछ वे फॉरवर्ड भी हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पार्ट पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स इनको यूज कर सकते हैं, जिससे बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे आप। साथ के साथ जो एनसीएलटी है यहां पर आपको इसके बेंचेस को इंक्रीज करने की जरूरत है और ज्यादा क्वालिफाइड जजेस को यहां पर अपॉइंट करने की जरूरत है। जो रेजोल्यूशन का जो टाइम है 300 या 330 डेज का, आपको इसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा ताकि आप प्रिवेंट कर सके वैल्यू इरोजन को, एसेट की वैल्यू ताकि डिप्लीट ना हो। अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी में आपको थोड़ा बेटर मैनेजमेंट देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में। देखो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेली से। ये फर्स्ट यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसके अंदर 187 आपके मेंबर्स हैं। वैसे तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लेबर्स हैं उनके लिए कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, किस टाइप के इन्वायरमेंट में वो वर्क परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, एंड मोर ओवर इसी से रिलेटेड मैटर्स में रिसर्च कंडक्ट करना भी इनकी ड्यूटी में आता है। अभी इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यह बताया जा रहा है कि 2013 से 22 के बीच में आपको बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिला है। इंटरनेशनल माइग्रेशन में जो लेबर जो है आपकी यानी ग्लोबल लेबर फोर्स में जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो 4.7% की अराउंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड पिछले सालों के मुकाबले में अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन का यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिला है। अभी ये तकरीबन 167 मिलियन के आसपास है। मोर ओवर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की बात की जाए तो इन जितने भी आपको माइग्रेंट्स देखने को मिल रहे हैं मेजॉरिटी आपके एम्प्लॉयड है, बट एक बड़ा चंक ऐसा भी है जो फिलहाल अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो यहां पर एनुअल ग्रोथ रेट आपको लगभग 1% के आसपास देखने को मिल रहा है इनके माइग्रेंट्स में। अब ज्यादातर यहां पर जो माइग्रेट करें, पहले तो मेल होते थे बट अब वुमेन्स भी कर रही हैं। अभी भी मेल डोमिनेंस यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है और उनकी इंप्लॉयमेंट रेट भी काफी अच्छा है। वेयर एज फीमेल माइग्रेंट्स की अगर बात की जाए तो उनमें इंप्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम है। अब अलग अलग सेक्टर्स में ये डिप्लॉयड है, जैसे सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है जो माइग्रेंट लेबर्स है, समवेयर अराउंड 68%, इंडस्ट्रीज में 24% एंड एग्रीकल्चर में 7%। बट सर्विस सेक्टर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है एंड यहां पर आपको यह समझना होगा जो माइग्रेट करें उसमें सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो 25 से 54 साल यानी प्राइम एज में है अपने, वो 74% कंट्रीब्यूट करते हैं, 74-75%। एंड साथ ही साथ अगर आप जो 54 से 65 के एज ब्रैकेट को अगर ऐड कर दे तो वो समवेयर अराउंड 12% के आसपास है आपका। तो इन टोटल मेजॉरिटी तो इसी एज ग्रुप से आपके बिलोंग करते हैं। अब ज्यादातर जो माइग्रेंट्स हैं आपको हाई इनकम कंट्रीज में जाते हुए दिखते हैं,
तो जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अरब स्टेट्स में आपको इन एरियाज में ज्यादा ट्रेंड देखने को मिला है, यानी 68% जो आपके वर्कर्स हैं वो हाई इनकम कंट्रीज में ही गए हैं। अब देखो यहां पर माइग्रेशन का बहुत ज्यादा फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है, जैसे जो होस्ट कंट्री है उनके डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर बूढ़ी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको वो ठीक कर सकते हैं। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड कम है तो उसको वो कहीं ना कहीं रेशनलाइज कर सकते हैं। मोर ओवर जिस कंट्री से माइग्रेंट गए हैं उस कंट्री को रेमिटेंसेस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया को इस साल 14% वर्ल्ड का रेमिटेंसेस मिला है, जो कि समवेयर अराउंड $129 बिलियन के आसपास है। तो यहां पर बेनिफिट क्या है, होस्ट कंट्री को लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम खत्म, और जो दूसरी कंट्री जहां से आ रहे हैं वो, तो वहां पर रेमिटेंसेस मिलेंगे आपको। हाँ, यहां पर कुछ एक सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, जैसे सर्विस सेक्टर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको हाई रिप्रेजेंटेशन सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रही है, तो एक इंबैलेंस देखने को मिल रहा है यहां पे। एंड मोर ओवर जो हाई इनकम कंट्रीज है उसको ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, टॉप डेस्टिनेशन में वही आ रही है, और क्योंकि वहां पर एजिंग पॉपुलेशन है तो यहां पर उनके पास ग्रोथ के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। चैलेंजेस क्या, जैसे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन द सेंस, देखो जेंडर के बेसिस पे अगर बात करें तो फीमेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में आपको इंप्लॉयमेंट रेट काफी कम देखने को मिल रहा है। इवन सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स जो होस्ट कंट्री और होम कंट्री है ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं लेबर फोर्स में उनके पार्टिसिपेशन के ऊपर। इवन पेंडेमिक के कारण जो इकोनॉमीज में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रिड्यूस हुई है, तो इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है जो लेबर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को लेके। सेक्टोरल ओवर डिपेंडेंस, जैसा मैंने आपको कहा कि सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा है, खासकर केयर इकोनॉमी में वुमेन्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो चीज आपको देखने को मिल रही है। एंड इवन रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, जैसे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ज्यादातर आपकी हाई इनकम कंट्रीज में जा रही हैं, तो इंबैलेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के अंदर, कि वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका डिप कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कीजिए, जहां पर वुमेन्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन आप बेटर कीजिए, आप रेजिलियंस बिल्ड कीजिए, जहां पर माइग्रेंट्स के ऊपर ग्लोबल क्राइसिस का इंपैक्ट आप रिड्यूस कर सके, आप डाइवर्सिफाई कीजिए सेक्टर्स को, ताकि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है वेरियस सेक्टर्स के अंदर आपके यहां पर परफॉर्म कर सके, जैसे चाहे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सब में। इवन आपको उनके प्रोटेक्शन को लेके भी लॉस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जैसे कई बार हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं जो लेबर्स है उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो वो भी चीज आपको यहां पे कहीं ना कहीं फोकस करनी होगी। एंड मोर ओवर एक पॉलिसी डाटा ड्रिवन होनी चाहिए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हम ट्राई के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने जो मोबाइल से रिलेटेड आपके जो स्पैम कॉल्स आते हैं उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया है। तो देखिए स्पैम कॉल क्या होता है, ये आपकी ऐसी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन है जो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए यूज की जाती है। अब इसमें चाहे आप मैसेजेस की बात करें या आप कॉल्स की बात करें, दोनों ही इन्वॉल्व होती है, बट ज्यादातर ये हार्मलेस होती है। बट कुछ केसेस में फिशिंग के लिए, स्कैम के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अब इसको एड्रेस करने के लिए हमारे ट्राई ने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, जो कि एक सिक्योर स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ डाटा है। यहां पर आप ये मान के चलो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, तो वैसा ही ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसको मैनिपुलेट करना, ऑल्टर करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो यानी ये इनम्यूटेबल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड इसी वजह से यहां पर आप ये मान के चलो कि ट्रेसेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है, एंड आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना सकते हो जहां पर सेंडर जो आपको अनऑथराइज्ड यूजर्स को प्रिवेंट किया है उन सब के बारे में आपके पास डाटा होगा। इससे सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है, जहां पर मिसयूज जो होता है उसको आप कम कर सकते हो। अब देखिए ये तो बात होगी कि इसमें क्या पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, बट अभी भी बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए हैं जिससे हम स्पैम की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे डीएनडी को हमने इंट्रोड्यूस किया था, डू नॉट डिस्टर्ब को, 2007 में। इसमें एक रजिस्ट्री बनाई गई थी जो कि यूजर ऑप्ट कर सकता है कि भाई इन कमर्शियल कम्युनिकेशन से आपको मैसेजेस, कॉल नहीं आएंगे। जैसे फ्रिक्वेंटली पहले बैंक से कॉल आते थे,
तो बैंक से कॉल अब इतने नहीं आते हैं बिकॉज डीएनडी में आ गया है ये। देन डीएनडी ऐप भी आप यूज कर सकते हैं जहां पर आप स्पैम प्रेफरेंसेस या अपनी कंप्लेंट वगैरह फाइल कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रेफरेंस रेगुलेशन लेके आए हम 2018 में, जहां पर टेलीमार्केटिंग जो है उनको स्पैम करने से हमने रोका। जो पोटेंशियल वार्निंग और लाइक आप ये कह सकते हैं ब्लैक लिस्टेड नंबर है वो आपको पता लग जाते हैं, तो आप उनको कॉल को लाइक यहां पर अवॉइड कर सकते हैं, मैसेजेस को अवॉइड कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें तो ब्लॉकचेन लेजर के अंदर भी हम ऐसा ही कुछ सेंडर लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें आपके पास अगर उन लिस्ट में से किसी का नंबर आता है तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, मतलब भेजने ही नहीं दिया जाएगा। अब इसका पॉजिटिव आउटकम तो ये हुआ कि भाई लेजिटिमेट जो आपकी बिजनेसेस हैं उन यूजर्स को, जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको यहां पर लाइक फायदा मिला है। देन यहां पर आप बेटर रेगुलेट कर पाए हो फ्रॉड से रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं उनको। बट चैलेंजेस ये हैं कि भाई कई सारे टैक्टिक्स हैं, जैसे वीओपीज यानी जो एक्चुअल में वीओआईपीज जो होती हैं ये आपके वर्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं जिसके थ्रू आप बाईपास कर सकते हैं, आप अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये कहीं ना कहीं डीएनडी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस होती जा रही है तो प्रॉब्लम बढ़ती है आपकी। और इवन अगर आप बात करें तो अभी रियल टाइम इन्फोर्समेंट में थोड़ा गैप है जिसको आज की डेट में क्रिमिनल यूज कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्रॉडस्टर्स जो जैसे साइबर अरेस्ट आपको या डिजिटल अरेस्ट जैसी केसेस देखने को मिल रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे संचार साथी पोर्टल हमने स्टार्ट किया है, टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स हमने खोले ताकि सस्पिशियस कॉल को हम मॉनिटर कर सकें, एआई बेस्ड स्पैम डिटेक्शन को हमने स्टार्ट किया है, जैसे एयरटेल ने इसको स्टार्ट किया है। देन कैंसिलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड नंबर, जो नंबर आप नहीं चला रहे हैं, आपके नाम पे गलत तरीके से इशू किए गए, तो उनको भी यहां पर बंद किया जा रहा है सो दैट इस तरह के स्पैम कॉल्स को हम रिड्यूस कर सकें। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे वाटर हाइसिंथा की। ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है। अब इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होते हैं, जो कि नेटिव नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया की, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन उस एरिया में आ गई है। मतलब एक नॉन नेटिव स्पीशीज जो नए इकोसिस्टम में आई है और अब यहां पर इसका प्रेडेटर कोई है नहीं, तो ये जो नेटिव पॉपुलेशन है उसको डिस्टर्ब करती है। अब ऐसे ही एक आपकी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है एक प्लांट की, दैट इज वाटर हाइसिंथा। ये पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बट ये सोलर रेडिएशंस को रोक देती है, जिसकी वजह से नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। एंड इससे जो आपके नीचे जो प्लांट्स या एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण सफोकेट होकर मर जाते हैं। तो एक्चुअल में केनिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में, एंड ये ऑर्नामेंटल प्लांट है जो टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए हमने यहां पर ग्रो किया था। बट अब ये इतना ज्यादा डेंस हो चुका है जिसकी वजह से आज की डेट में ये नेटिव पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैसे ये साउथ अमेरिका में आपकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब यहां पर जैसा मैंने आपको कहा फोटोसिंथेसिस को इंपैक्ट करेगी, जिससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, एंड वाटर क्वालिटी भी आपकी डिप्लीट करेगी। इसके साथ साथ फिशिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ता है इसका। एंड इन एडिशन टू दिस यहां पर वाटर मैनेजमेंट आपकी बहुत ज्यादा पुअर, पैथेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब देखो इसको ठीक करने का तरीका क्या है। आप फिजिकली उन बेल लताएं जो भी हैं उनको उखाड़े, वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव रहेगा। आप कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इस प्लांट के ऊपर फीड करें। देन आप इनोवेट कर सकते हैं, जैसे हाईपार्क इनिशिएटिव है जहां पर आप वाटर हाइसिंथा को बायोडिग्रेडेबल पैकिंग्स में कन्वर्ट कर देते हो। देन केमिकल भी एक आपका सोल्यूशन है, हर्बिसाइड्स के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब इसकी लोकेशन की बात की जाए तो केनिया के साउथ में ये आपकी नावेसा लेक लोकेटेड है, जो फ्रेश वाटर लेक है, एंड रिफ्ट वैली में आपकी लोकेटेड है। वैसे केनिया आपका बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट में सोमालिया के साथ, नॉर्थ में इथोपिया, देन साउथ सुडान, युगांडा इन द वेस्ट, देन यू हैव दिस तंजानिया इन दी साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, दैट इज ओली रिडली टर्टल्स। अभी तमिलनाडु के कोस्ट पे लगभग 200-250 करकास मिले हैं, यानी डेड बॉडीज मिली हैं ओली रिडली टर्टल की। तो इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ये स्पीशीज अपनी मास नेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है, दैट इज अरीबाडा। एंड अभी इनके नेस्टिंग का टाइम चल भी रहा है, तो जिसकी वजह से अभी हमारे लिए काफी ज्यादा कॉशियस होने का टाइम आ चुका है। वैसे कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो ये वनरेबल्स कैटेगरी में आती हैं, आपकी शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। अब इंडिया, पैसिफिक और इवन आपके अटलांटिक ओशन सभी में ये देखने को मिलती है, एंड ये सीएमएस के अंडर भी आपकी स्पीशीज कवर्ड है। अब अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मछली पकड़ने के लिए नेट को डालते हैं, उसमें बाय कैच यानी गलती से इन्हें भी पकड़ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें टर्टल एक्सक्लूडर को यहां पर इंक्लूड करना चाहिए फिशिंग नेट्स के अंदर, ताकि टर्टल्स को बाहर निकाला जा सके। मोर ओवर फिशिंग एक्टिविटी के टाइम पे आप कई बारी ये भी देखते हैं कि हम केमिकल्स या डायनामाइट्स वगैरह का यूज करते हैं, उससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसका भी नेगेटिव असर इनके ऊपर पड़ता है। इवन अगर बात की जाए तो यहां पर अभी जो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया था, जो ये आपके टर्टल्स मिले हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इनके लंग्स के अंदर सफोकेशन के इंडिकेशंस देखने को मिले थे। इनकी आंखें बाहर आ रखी थी और नेक सूजी हुई थी। तो मतलब इससे यह पता लगा कि ड्रॉनिंग यानी डूबने के कारण इनकी मौत हुई है। तो वैसे तमिलनाडु के कोस्ट पे ये ब्रीडिंग के लिए आते हैं सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में, या लेट नवंबर तक भी ये रहते हैं, और इवन पीक करते हैं अंटिल मार्च। वैसे एक फीमेल 100 से 110 अंडे देती है, एंड 40-45 डेज के अंदर, 45 से 60 डेज के अंदर ये आपके हैच होके वापस समुद्र में पहुंच जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइसेस को आप यूज कर सकते हैं। आप रिसर्च कंडक्ट कीजिए कि फिश कैचिंग ट्रेंड्स कैसे हैं और उसमें क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को एड्रेस कीजिए। आप पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज कीजिए लोकल पॉपुलेशन के अंदर कि भाई इनको कंजर्व करने की जरूरत है। एंड इवन आप एनजीओज जैसे ट्री फाउंडेशंस के साथ मिलकर भी इसमें काम कर सकते हैं। वैसे ये टर्टल पॉपुलेशन आपकी गिरिमाथा और ऋषिकुल्या बीच पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आए हो। अगर समझ आए हो तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।